और बताओ सभी कैसे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है कंप्यूटर से संबंधित। जैसे राजस्थान पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनके अंदर अभी है वो वर्तमान की अगर वैकेंसियों की बात करें तो इनमें कंप्यूटर का थोड़ा दबदबा ज़्यादा बढ़ गया है। इसी दबदबे को थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर को डाउन करने के लिए कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है। यह कंप्यूटर की सीरीज़ है वो आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक आपको लेकर जाने वाला हूँ। कंप्यूटर से संबंधित आपका एक भी डाउट वीडियो देखने के बाद में नहीं रहने वाला है। एकदम आराम से चलेंगे, कोई मोड़ो गो नहीं हो, कोई उतावड़ गो नहीं हो रही आपने। आप एकदम आराम से करा कंप्यूटर की क्लास के मैं थाने जानकारी याद कराने की कोशिश करूँ पूरी। मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करसूँ कि थाने जानकारी वीडियो के अंदर ही याद हो जावे। अगर बात करूं कि आज आप किंग की बात कर, आज आप कंप्यूटर को सामान्य परिचय की बात करा। जैसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में जानकारी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं पीढ़ी के बारे में जिसमें कंप्यूटर का विकास हुआ, उन सभी के बारे में बातें करने वाले हैं। सभी योद्धाओं का स्वागत है आपके इस परिवार लॉन्ग वॉक जीके में। सभी योद्धा तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी के लिए होने वाला है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। सबसे पहले अगर बात करूं तो कंप्यूटर की अगर थोड़ी नॉलेज की बात करूं तो इससे बोला जाता है मॉनिटर। जैसे कुछ मेरे भाई को पता नहीं है, पहले मुझे भी पता नहीं था। जब मैंने देखा और कहीं पर सुना तब मुझे जानकारी हुई कि ये होता है। ये हो गया मॉनिटर, ये हो गया प्रिंटर। जो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रिंटर बोला जाता है। जैसे आप फ़ोटोकॉपी की दुकान में जाते हो, वहाँ पर आपको फ़ोटोकॉपी निकाल कर दी जाती है, वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर ही है। और ये छोटे वाला बच्चा, ये है माउस। ये हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हो गया कीबोर्ड। इसी कीबोर्ड के अंदर जो F1 F12 तक जो की होती है, F1 से लेकर F12 तक जो भी की होती है उन्हें बोला जाता है वो फंक्शन की। ये भी प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। आपका एक भी प्रश्न पेपर के अंदर बैठो तब आप एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। कंप्यूटर अगर 10 नंबर का आएगा उसमें से आप 8 नंबर तो आपके आ जाएंगे वीडियो देखने के बाद में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। साथियों, अगर मेरे द्वारा कंप्यूटर की जो भी आपको जानकारी मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने मित्रों दोस्तों के अंदर शेयर करना जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार जानदार खतरनाक सेशन के ऊपर। सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का नॉर्मल परिचय जो सभी को पता होना चाहिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यह कंप्यूटर के पीछे आपको दिख रहा है रे, इससे याद रख लेना 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ये पीछे है ना, कंप्यूटर के पीछे क्या है, रे, कंप्यूटर रे से आपको याद रख लेना है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 2001 से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद में कैलकुलेटर का आविष्कार। जो हम वर्तमान के अंदर कैलकुलेटर, जो भी कैलकुलेटर होता था, एक बड़ा सा कैलकुलेटर आता था, उसी कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, ताकि लोगों की जो जोड़ने की गणना है, जो भी गणना की जाती है वो आसानी से गणना की जा सके, आसानी से जुड़ सके। इसीलिए ब्लेज पास्कल ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेटर का
आविष्कार किया था। सबसे पहले आपसे पूछूं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर रह गए पीछे के 2 दिसंबर 2001 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कंप्यूटर का पिता किसे बोला जाता है, तो कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पप्पा, ये बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक बोल दे चाहे कंप्यूटर का पिता बोल दे, एक ही बात है। या कंप्यूटर का आदि पुरुष बोल दे या संस्थापक बोल दे, वो सब एक ही बात है। इसीलिए कंप्यूटर का पिता या जनक आपसे पूछे तो चार्ल्स बेबेज। इसी कंप्यूटर का पूर्वज किसे माना जाता है, इसी कंप्यूटर का जो पुरखा माना जाता है, जैसे हम कहते हैं पूर्वज पुरखे, हमारे पुरखे, तो इसीलिए कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है एनालिटिकल इंजन को। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, जो लाइट से चलने वाला कंप्यूटर था, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे बनाया गया था वो कौन सा था, वो था एनिक। एनिक है जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आगे बढ़े तो कंप्यूटर का पिता किसे बोला जाता है, कमेंट कर बताओ। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, अभी बताया है, कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। ये जो एआई है इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कृत्रिम बुद्धि का जनक है वो किसे बोला जाता है, ये याद रख लेना। थोड़ा ये भी पूछा जा सकता है, पक्का लगभग तो पूछा जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिन्हें हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, इसका जनक, इसका फादर किसे कहा जाता है, तो इसका जनक कहा जाता है एलन मैथिसन ट्यूरिंग। एलन मैथिसन ट्यूरिंग को ही कृत्रिम बुद्धि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। जो प्रोसेसर की गति होती है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। या प्रोसेसर की जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस करने की गति होती है, जिस तरीके से हमने कोई कमांड दी, कमांड देने के बाद में जो भी हमारे कार्य के ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है, उसी प्रोसेस को किस गति में मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज हो या गीगाहर्ट्ज हो, इनके अंदर प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और हर बार एग्ज़ाम के अंदर वही ऑप्शन होते हैं, वही सिद्धार्थ है वो इन सभी के बीच में छुपा रहता है। लेकिन इस सिद्धार्थ को हमें ढूंढना पड़ेगा। यही सिद्धार्थ है वो भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत के अंदर बनने वाला पहला सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बनने की उपलब्धि हासिल हुई थी, उसी को नाम दिया गया था सिद्धार्थ। उसके बाद में पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करता है, जो पेस सीरीज के कंप्यूटर आते हैं, सभी पेस सीरीज के कंप्यूटरों का जो निर्माण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। जैसे पेस सीरीज एक ब्रांड बन गया है डीआरडीओ का, लेकिन पेस सीरीज के कंप्यूटर सिर्फ है वो कौन निकालेगा, जो मार्का है। जो मार्का किसके पास में है, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का जो पेस सीरीज है, इनका मार्का सिर्फ डीआरडीओ के पास में। इसीलिए पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटरों का निर्माण कौन करता है, डीआरडीओ करता है। बढ़ते हैं आगे। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं कंप्यूटरों के प्रकार की बात करूं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर रै से आपको याद रख लेना है 2 दिसंबर 2001 से क्या मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो 2 के बाद में कितना आता है, 3 आता है। तो 3 क्या है, 3 तो कंप्यूटर के प्रकार है। कौन कौन से 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद में एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार के कंप्यूटर कौन से हैं, फटाफट बोलिए। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं।
अब डिजिटल कंप्यूटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन डिजिटल कंप्यूटरों के बारे में बात करेंगे आगे बेसिक से एकदम। जो डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। सबसे पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर के पीछे क्या आता है, रे आता है। रे से आपको याद रख लेना है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, 3 प्रकार के हाइब्रिड हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया। डिजिटल के बाद में डिजिटल है, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसके भी 4 प्रकार और है। 3 के बाद में कितना आता है, 4 आता है। तो 4 से याद रख लेना है कि डिजिटल के अंदर 4 अक्षर है। और डिजिटल कंप्यूटर भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के और होते हैं। ये जो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के और कौन कौन से होते हैं ये रहे आपके सामने। सुपर कंप्यूटर है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, सभी मैं से स्टार्ट होने वाले हैं। डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर है किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। या डिजिटल की श्रृंखला के अंदर कौन सा कंप्यूटर आता है, सुपर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटरों का जब भी जिक्र होगा तो हमारे आपने मुंडा में क्या नाम आई, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर डिजिटल जो डिजिटल कंप्यूटर है इनकी कैटेगरी के अंदर सुपर कंप्यूटर आता है। सुपर कंप्यूटर के बाद में बड़ी आसान है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये जो सभी प्रकार के कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटरों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे, अच्छे से याद हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं बात करूं, मैंने बताया कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला मैंने बताया था जो एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ताप, दाब, गति, लिक्विड आदि को मापने के लिए। जैसे तापमान मापना हो, या किसी जगह का दाब मापना हो, या कोई चीज़ की गति मापनी हो, या कोई लिक्विड को मापना हो, इसके लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो एनालॉग कंप्यूटर का जनक है वो साइबोर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, साइबोर्ग को कहा जाता है। पानी पी लूँ, थोड़ा रुकिया थोड़ा। कंप्यूटर की कैटेगरी के मैं बताया कंप्यूटर कितना प्रकार का हुआ है, तो कंप्यूटर 3 प्रकार का हुआ है। पहला हुआ है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटरों के काम करा आप, जैसे हो गया ताप हो गया, दाब हो गया, गति हो गई, द्रव आदि को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और एनालॉग के जनक पिता फादर किन्हें कहा जाता है, साइबोर्ग को कहा जाता है। अब बात करें कंप्यूटर के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर भी 4 कैटेगरी के अंदर बंटा हुआ है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। इसी डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर जो इसका पहला प्रकार आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि। ये जो लैपटॉप है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, कितना बढ़िया सवाल है। देखिए लैपटॉप जो हम घरों के अंदर हम भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। ये जो आपका लैपटॉप है, ये लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। माइक्रो कंप्यूटर खुद किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो डिजिटल कंप्यूटरों की कैटेगरी के अंदर आता है। और इन्हीं माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर ऑन ए चिप। क्या कहा जाता है, इन्हें ही माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की कुछ विशेषता भी है, ये छोटे होते हैं, लैपटॉप छोटे भी होते हैं, कहीं पर लेकर जा सकते हैं। इतनी कीमत नहीं होती है, कम कीमतों के अंदर होती है, लेकिन मिडिल क्लास लोग थोड़ा अफोर्ड करने के अंदर थोड़ा सोचते हैं इन्हें। वैसे अभी के टाइम में जब 20-20, 25-25 हज़ार का आप फ़ोन ले रहा सका, तो लैपटॉप लानी एक छोटी बात है बिरागे तो।
फ़ोन छोटो सो तो जेब के अंदर डाला जिको ले रहा सका 20-20 25-25 हज़ार को, तो लैपटॉप क्यों नहीं ले रहा सका, तो अफोर्ड कर भी सका आप। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता भी है, छोटा हुआ है, एक आगे कीमत कम हुआ है, सबसे कम स्टोरेज के होते हैं। जो इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो अभी तो मेमोरी बड़ी एडवांस आ गई है लैपटॉप कंप्यूटरों के अंदर। जैसे आप देख सकते हो, एक इनकी गति कम होती है। कौन कहता है गति कम होती है? अभी के लैपटॉप उठाकर आप देखिए कितनी गति है। छोटे भी होते हैं, कीमत कम होती है, स्टोरेज भी ठीक होती है और इनकी गति भी ठीक ठाक है। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑन ए चिप किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की चिप किसे कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटरों की कैटेगरी के अंतर्गत जो पहली कैटेगरी है वो है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है डिजिटल कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर के अंदर। मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर, जिनकी रेंज थोड़ी दूर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आधी दूर जिनकी रेंज होती है उन्हें कहा जाता है मिड। मिड का मतलब हो गया बीच में कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर को कहा जाता है। उसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के निर्माण से एक कंप्यूटर बनता है। इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे, जब हम इन दोनों कंप्यूटर को एक साथ करेंगे तो इन दोनों के मिलने से बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का आपको याद रखना है, पेट्रोल मापन व रुपए गिनने के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का किया जाता है प्रयोग। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जब भी पेट्रोल पंप से आप तेल पेट्रोल भरवाओ तो तब आप याद रख लेना कि ये मशीन लगी हुई है, हमारे मोटरसाइकिल के अंदर तेल भी आ गया, रुपए भी सीधे है वो कलेक्ट हो गए मशीन से, रुपए भी पता चल गए कितने रुपए का तेल हमने डलवाया है और कितने रुपए हमको देने हैं। तो ये जो मशीन लगी हुई है इस मशीन को क्या है? ये तो यार बड़ी हाई मशीन होगी। हाइब्रिड कंप्यूटर उस मशीन को कहा जाता है जो पेट्रोल पंप पर हमें देखने को मिलती है। और इसी मशीन का निर्माण किससे हुआ है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों को मिलाने से किस कंप्यूटर का निर्माण हुआ है? हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। यह हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विश्व के अंदर इनका जनक है वो सुपर कंप्यूटर के अंदर अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो जनक कहा जाता है सेमुर करे को कहा जाता है। सेमुर करे को ही वर्ल्ड के अंदर सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो था CDC 6600। ये CDC 6600 है, ये कब बनता है? तो 1964 के अंदर बनता है। 1964 के अंदर आपको एक बात और भी जोड़नी है, इसके अंदर थोड़ा जीके का मिक्सअप करते हैं। 1964 के अंदर ही भीलवाड़ा के अंदर जो राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना है वो भीलवाड़ा के अंदर 1964 के अंदर खोला गया था। और इसी 1964 के अंदर जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आता है हमारे सामने, उसका नाम था CDC 6600। इससे भी तीव्र गति, इससे भी फास्ट स्पीड का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इस CDC 6600 से भी गति तेज किसकी थी? तो वो सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट। ये आता है 1976 के अंदर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसके अंदर सुपर कंप्यूटरों के अंदर इनोवेशन होते जाते हैं और इसी इनोवेशन की स्थिति के अंदर 12 सालों के बाद में 1976 का दौर आता है और CDC 66 को पछाड़ करके एक मार्केट के अंदर नया सुपर कंप्यूटर आता है जो CDC 6600 से भी तेज होता है। उसका नाम था CRAY क्रे फर्स्ट, जो 1976 के अंदर
1976 के अंदर आता है। भारत की अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो वो कौन सा था? भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। इसका निर्माण है वो सीडेक संस्था पुणे ने किया था। और ये सीडेक संस्था है वो कहाँ पर है? तो ये पुणे के अंदर एक संस्था बनी हुई है। इसी संस्था के द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। अनुपम भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर था अनुपम। एक तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 हो गया। एक भारत में बना हुआ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम है। और अनुपम का आविष्कार है वो किसने किया था? बाबा ने किया था। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा अनुपम का आविष्कार किया जाता है, जो भारत में बना हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की गति है वो किस में मापी जाती है? विशेषकर ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी गति को मापने के लिए फ्लॉप्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉप्स के अंदर ही सुपर कंप्यूटरों की गति मापी जाती है। अब विश्व के अंदर जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सामने आता है, जापान के द्वारा 2020 के अंदर इसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इसके कंपटीशन के सामने कोई भी इसके सामने नहीं टिक सका था। वो था हमारा फुगाको है। यह विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन जाता है 2020 के अंदर। लेकिन भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? हम तो भारत के अंदर है, भारत की बात करेंगे। ये तो विश्व के अंदर है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, लेकिन भारत के अंदर जो सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है प्रत्यूष। अब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करेंगे। जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती है, कंप्यूटर के अंदर इनोवेशन आता जाता है, कुछ नया देखने को मिलता है हमें। इन्हीं कंप्यूटर की पीढ़ियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करूँ प्रथम पीढ़ी की। यह प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की 1942 से लेकर 1955 तक रहती है। इसी के बीच में इन्हीं कंप्यूटरों के अंदर प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब का। और इसकी भाषा, कंप्यूटरों की भाषा कौन सी होती थी? तो मशीनरी व असेंबली भाषा। मशीनरी व असेंबली भाषा उस समय के कंप्यूटर समझते थे, या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वो किस भाषा को समझते थे, किस भाषा को डिकोड करते थे? तो वो भाषा थी मशीनरी व असेंबली। और इन्हीं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आपको इतना याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर एक तो किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी हमारी थी 1955 से लेकर 1964 तक। ये दूसरी पीढ़ी का दौर चलता है। इसी दौर के बीच में वैक्यूम ट्यूब को पछाड़ करके सामने आता है ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब क्या लगाया गया है? अब लगाया गया है ट्रांजिस्टर। और इसकी भाषा में भी बदलाव किया जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर इनोवेशन होते जाते हैं। यह है दूसरी पीढ़ी। इसी दूसरी पीढ़ी के अंदर मशीन व असेंबली भाषा प्रथम पीढ़ी की भाषा को नहीं लिया गया था। इसी पीढ़ी के अंतर्गत भाषा का प्रयोग किया जाता है बेसिक, कोबोल, फोर्टन। इन पीढ़ियों से भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर। और पहली पीढ़ी में भाषा मशीन व असेंबली, दूसरी पीढ़ी में बेसिक, कोबोल, फोर्टन। अब है तीसरी पीढ़ी। ये तीसरी पीढ़ी का दौर 1964 से 1975 तक चलता है। और इसी के अंदर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम हिंदी के अंदर एकदम प्योर हिंदी के अंदर कहते हैं एकीकृत परिपथ।
जो एकल मार्ग होता है, जिसे मारवाड़ी के अंदर एकल मार्ग, जैसे कोई एकल मार्ग नहीं होता है, एकल मार्ग मतलब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जैसे प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया जाता है आईसी का, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और इसी आईसी का आविष्कार किसने किया था, जेएस किल्वी ने किया था। आईसी का प्रयोग किसने किया था, जेएस किल्वी ने किया था। बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी के ऊपर। मैंने बताया पहली पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के अंदर हमें देखने को मिलता है आईसी, जिसका प्रयोग दुनिया के सामने आईसी लेकर आते हैं जेएस किल्वी। चौथी पीढ़ी के अंतर माइक्रो प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। माइक्रो प्रोसेसर का जिक्र आता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है, चौथी पीढ़ी में किया जाता है। और इंटेल 4004 ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका निर्माण 1971 के अंतर्गत आते आते 1971 के अंदर इंटेल कंपनी के द्वारा किया जाता है। इंटेल कंपनी के द्वारा दुनिया के सामने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर रख दिया जाता है, जिसका नाम था इंटेल 4004। और इसी का निर्माण 1971 के अंतर्गत इंटेल कंपनी ने किया था। इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। आगे था ना पूछ स्यूं चालिया रागो, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था। देखो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, माइक्रो प्रोसेसर दुनिया के सामने अमेरिका लेकर आता है। उसके बाद में जिक्र होता है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था शक्ति का निर्माण 2018 के अंदर आईआईटी मद्रास ने किया था। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति से मुझे याद आया नारी शक्ति अवार्ड राजस्थान के अंदर जो 2018 का दिया गया था, वो किसे दिया गया था, कमेंट करके बताना। मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले बता दूंगा कि 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया था। इसी नारी शक्ति पुरस्कार से हटकर अब बढ़ते हैं हम सीधे कंप्यूटर की दुनिया में। कंप्यूटर की दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, शक्ति था, जिन्हें 2008 के अंदर आईआईटी मद्रास ने खड़ा किया था। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अभी तक वर्तमान के अंदर चल रही है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है वर्तमान दौर के अंदर कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है। तो अभी चल रही है पांचवी पीढ़ी। आंगलियाँ कितनी है, हमारी अंगुलियाँ कितनी है, तो 5 है। तो पांचवी पीढ़ी वर्तमान के अंदर चल रही है कंप्यूटर की। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई, जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि पर आधारित कहते हैं, इसी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो अभी हमारे सामने या हमें देखने को मिलते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित पर हमें देखने को मिल जाते हैं इसी पीढ़ी के अंतर्गत। जो मैंने बताया था कि प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी के अंदर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटरों के अंदर। और इसी में प्रयोग किया जाता है यूएलएसआई। पांचवी पीढ़ी के अंदर यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। यूएलएसआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किस पीढ़ी के अंदर किया जाता है, पांचवी पीढ़ी के अंदर किया जाता है। वर्तमान के अंदर भी यूएलएसआई का प्रयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर यूएलएसआई का प्रयोग होता है। सूचना प्रौद्योगिकी और जो टेक्निकल जिसे टेक्निक कहते हैं या टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग है वो कब होता है, तो पांचवी पीढ़ी के अंदर अभी वर्तमान के अंदर ही हुआ है जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी जिन्हें हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का वैसे
विकास है वो 5वीं पीढ़ी के अंदर हुआ था। अब आपको बताना है उसके बाद में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, जो कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता है वो किस पर डिपेंड होती है। सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देना, इनपुट के ऊपर किया जाता है प्रोसेस, उसके बाद में हमें मिलता है आउटपुट। और प्रोसेस किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU कंप्यूटर के अंदर जो अंक गणितीय है वह तार्किक है। जैसे अंकों के अंदर हो या लॉजिकल गणना हो, वो किसके द्वारा की जाती है, कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर वो की जाती है ALU के द्वारा, जिन्हें हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। उसके बाद में CU जो कंट्रोल यूनिट, यह कंट्रोल यूनिट है, इसको कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, दिल कहा जाता है। कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की धड़कन किसे कहा जाता है, तो CU कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। उसके बाद में बारी आती है रजिस्टर की। CPU में लगी मेमोरी होती है रजिस्टर, और सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर का बैकबोन, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को कहा जाता है। यह CPU के अंदर लगा होता है, CPU के अंदर एक बोर्ड लगा होता है, उसे ही मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड को ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जैसे हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी कौन है, हमारी माँ है, हमारी मदर है, तो इसी प्रकार कंप्यूटर की भी कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी होगी। मदरबोर्ड है जो CPU के अंदर लगा होता है, इसी CPU, इसी मदरबोर्ड, इसी CPU के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, और इसी मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, जिस जिले को कंप्यूटर के बारे में लगभग सब नॉलेज था, वो जिला था हमारा मलप्पुरम। कहाँ पर है, तो कौन सा स्टेट लगता है, तो केरल स्टेट लगता है। अब थोड़ी फुल फॉर्म के बारे में अक्सर एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ये है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट की, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, ये है इसकी फुल फॉर्म। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, CRC क्रे रिसर्च कंपनी। भारत का प्रथम AI, भारत का प्रथम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर कौन सा है, तो IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है। लैपटॉप का आविष्कार, लैपटॉप का आविष्कार 1981 के अंदर एडम ओसबर्न ने किया था। देश में सर्वप्रथम ई-मित्रा की सेवा राजस्थान के अंदर 2004 में स्टार्ट होती है। शक्ति भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। शक्ति, शक्ति क्या है, भारत का सर्वप्रथम, भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो वो है शक्ति। माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी के अंदर लाया जाता है, तो चौथी पीढ़ी के अंदर लाया जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला था, रुमा देवी को मिला था। रुमा देवी है, ये बाड़मेर की रहने वाली है। रुमा देवी को ही 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। अब आप बताइए प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया गया था, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर किया जाता है प्रयोग वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के अंदर बताओ, तीसरी पीढ़ी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के अंदर वर्तमान के अंदर अभी देखने को मिलता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप तीसरी पीढ़ी का कमेंट करके बता देना। ये थी आज की जानकारी, ये कंप्यूटर का सामान्य क्लास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे या मेरे द्वारा और भी ये क्लास से लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कमेंट करके बता देना। आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो पर लाइक करना और एक कमेंट प्यारा सा छोड़ कर जाना। अगर आपको अच्छा लगा
लगा हो तो अच्छा बताना, अगर आपको बुरा लगा हो तो बुरा बता देना, कोई उसके अंदर दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लगातार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है, रुकने का नाम नहीं है। जय हिंद जय भारत।